एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको आज के सेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो पता होनी चाहिए, दैट इज भारत की जनगणना में जो देरी हो रही है उसके क्या मायने हैं। आइए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। क्यों डिस्कस किए जा रही है, मैं आपको इसके पीछे की वजह बताता हूं। आपको कुछ दिनों पूर्व याद होगा, लगभग 1 महीने पहले 24 अप्रैल के दिन हमने एक सेशन किया था। यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर के द्वारा एक जानकारी दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। 24 अप्रैल 2023 को भारत को दुनिया का नंबर 1 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश यूएन ने डिक्लेयर कर दिया था। हमने 20 अप्रैल को ही इस पर एक सेशन कर लिया था। हमने बताया था कि भारत ने चीन की पॉपुलेशन को क्रॉस कर दिया है और हम दुनिया के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाले लोग बन चुके हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने तो यह काम कर दिया, लेकिन मुसीबत यह है कि भारत में इस साल नहीं अपितु 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। 2021 गया, 22 गया, 23 भी जा रहा है, कोई भी यहां पर कोई खबर ही नहीं है। आप सबको मालूम है कि 1881 के बाद से लगातार हर 10 साल के अंदर जनगणना होती आई है। कितने लोग हैं, किस घर में रहते हैं, कौन सी किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये सब जानकारी, मतलब जो भी उनकी निजी जानकारियां हैं, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार की वेशभूषा है, किस सांस्कृतिक विचारधारा से हैं, जो भी सरकार को जरूरी लगता है वैसे तथ्य जुटाए जा सकते हैं। मतलब इतने बड़े लेवल के ऊपर मतलब जनगणना होती है, वो 10 साल से नहीं हुई, लेकिन अब उसमें 2 साल और जुड़ गए। 21 के बाद 22 गया, 23 गया, अभी तक जनगणना नहीं हो रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि जनगणना ना होने के नुकसान क्या होते हैं, सरकार जनगणना क्यों नहीं कर रही है, जबकि यूएन ने डेटा दिया है। वो हो सकता है कि उनके द्वारा कैलकुलेटेड डेटा हो जो कि एल्गोरिदम पर बेस्ड हो। एल्गोरिदम से मतलब वो ये कैलकुलेशन करके चलते हैं कि 24 घंटे में इतने लोग पैदा हो रहे हैं, तो एक दिन में मतलब 1 महीने में इतने पैदा हो जाएंगे, 6 महीने में इतने, 1 साल में इतने। उस कैलकुलेशन के आधार पर यूएन ने डेटा दिया है। ओरिजिनल डेटा तो जब भारत सरकार जुटाएगी तभी जाकर बाहर निकलेगा। तो भारत की जनगणना में ये देरी क्यों हो रही है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, सभी बातें आज के सेशन में की जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिले इन सेशंस क्यों हो रहा है, तो आपको ध्यान हो कि हर वर्ष मतलब 1881 के बाद से हर 10 साल के अंदर सेंसस होता है। जिस वर्ष सेंसस होना होता है उससे 2 वर्ष पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो जाता है। 2019 में 2021 के सेंसस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो ऐसी स्थिति के अंदर जनवरी 2020 में एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया गया था। मतलब जब नोटिफिकेशन आउट होता है ना, कि जैसे अपने होता है ना, चुनाव जब होने वाले होते हैं तो उसके बाद में सभी प्रकार की आचार संहिताएं लग जाती हैं, आचार संहिता अनाउंसमेंट, डेट अनाउंसमेंट के साथ ही। ऐसे ही जब नोटिफिकेशन आउट होता है ना, उसका मतलब होता है कि अब जनगणना कैसे की जाएगी, किसी कस्बे में आबादी कितनी है, शहर में आबादी कितनी है, जिले में आबादी कितनी है, राज्य में कितनी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज कर दी जाती हैं। मतलब ये होता है कि नोटिफिकेशन आउट, तो अब आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी फेरबदल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए राजस्थान की हम बात करें, तो राजस्थान की बात के अंदर क्या हो रहा है कि राजस्थान में हाल ही के अंदर नए जिले बनाए गए हैं। तो नए जिले जैसे बनाए गए हैं, अगर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ होता और ये वर्किंग में होता, जनगणना चल रही होती, तो नए जिले अनाउंस तो हो जाते, लेकिन बाउंड्री डिवाइड नहीं हो पाती। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हो। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ सिंपल है कि जब भी हम इस प्रकार की परिभाषाएं डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि नोटिफिकेशन आउट हुआ, नोटिफिकेशन के बाद में बाउंड्री फ्रीज कर दी गई जनवरी के अंदर। आप मार्च में देख रहे हैं, जनवरी के अंदर यह कह दिया गया कि हाँ भाई अब सभी लोग निर्धारित कर लें, कोई भी जिला परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी राज्य परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर अचानक कोरोना की लहर चलने लगती है और इनडेफिनिट टाइम के लिए सेंसस को पोस्टपोन कर दिया जाता है कि नहीं भाई अभी हम जनगणना नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना काल आ गया था। फिर दिसंबर 2020 में और दिसंबर 2021 में ये जो फ्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज है, इसे एक्सटेंड कर दिया गया कि नहीं भाई अभी नहीं फ्रीज करना है। चलता गया चलता गया चलता गया, और अभी तक भी आदेश यह दिया गया है कि अगले का मतलब यह हुआ कि जब तक दूसरा आदेश ना आ जाए तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज पर कोई फ्रीजमेंट नहीं है। यहां पर देख सकते हैं सितंबर 2023 से पहले जनगणना नहीं हो पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको जनगणना करनी है पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज करनी होती है, उसका अनाउंसमेंट करना होता है, और अभी उसकी कोई संभावना नहीं है। और सामान्यतया देश में जनगणना जब भी हुई है तो फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में हुई है। अब आपके दिमाग में एक बेसिक सा सवाल बनेगा, क्या देश में जनगणना को लेकर कोई कानून है क्या सर, कि इस कानून के तहत जनगणना की जाती है?
साथियों, असल में कानून देश ने बना रखा है, सेंसस को लेकर के एक्ट 1948 बना रखा है। केंद्रीय सूची के अंदर यह सब्जेक्ट आता है, 7वीं अनुसूची के अंदर इस विषय को, जनगणना को शामिल किया गया। केंद्र के द्वारा रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा इस कार्यक्रम को करवाया जाता है। मुसीबत यह है कि उस एक्ट के अंदर 10 साल में जनगणना हो यह नहीं लिखा हुआ है। तो फिर बोले हम हर 10 साल में कराते क्यों हैं? एक परिपाटी, एक परंपरा सेट हो गई। 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी, फिर उसके बाद में लगातार 10 साल के अंदर जनगणनाएं होना शुरू हो गई। तो ये जो 1881 के बाद में हर 10 साल की जो परिपाटी है ना, ये परिपाटी की तरह से ही चली आ रही है। तो इस वजह से सरकार के ऊपर कोई संवैधानिक ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सेंसस करवा के माने। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए सरकार के साथ में दुविधा क्या उत्पन्न हुई कि 2023 में सरकार ने डिसाइड किया, जब कोरोना चले आ गया और पूरी तरह से नॉर्मलाइज सिचुएशन हो गई, कि हम डिजिटल सेंसस करेंगे। डिजिटल सेंसस का मतलब है कि जो भी जानकारी जुटाने जाएंगे उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे दिए जाएंगे, डिवाइसेस दे दी जाएंगी। वो घरों पर पहुंच करके लोगों के सारे डेटा इलेक्ट्रॉनिकली उसमें फीड करेंगे। वो डेटा जैसे ही एप्लीकेशन पर फीड करेंगे, वो सेंट्रल रिपोजिटरी में ऑटोमेटिक जाकर के फीड हो जाएंगे। यह प्रक्रिया करके डिजिटल सेंसस कराने का 2023 में प्रयास किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर चैलेंजेस पता चलने लगे। चैलेंजेस का मतलब यह हुआ, कई बार ऐसे क्षेत्रों में भी जाना पड़ सकता है जहां पर नेटवर्क ना चल रहा हो, इंटरनेट ना आ रहा हो। कई जगह ऐसी भी हो सकती है जहां इंटरनेट के साथ साथ आंधी, तूफान, अंधड़ जैसी चीजें आ गई हो, जहां पे सेंसस पॉसिबल ही ना हो, कुछ ऐसे क्षेत्र। तो सरकार ने फिर डिसाइड किया कि इस बार हम जो सेंसस करेंगे ये कंप्लीट डिजिटल सेंसस ना हो करके, जनगणना कंप्लीट डिजिटल ना हो करके डिजिटल प्लस मैनुअल यानी कि कागज पर होगी। तो इस प्रकार से चीजें हुई। अब सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए एक बार के लिए कि जनगणना ना हो तो इसके नुकसान क्या होते हैं? भाई सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर ऐसी स्थिति ना हो तो नुकसान क्या होंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जितने भी हैं, उनका मतलब है कि उनकी सेंसस को शुरू करने से पहले, देखिए यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स सेंसस कैन बी कंडक्टेड ओनली 3 मंथ आफ्टर द फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्री लिमिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका, पुलिस स्टेशन। दिस मीन दैट द सेंसस कैन ओनली बी बिगन आफ्टर September 30। आज की डेट में अगर हम बात करें, आज आप कहां चल रहे हो? आज मई में चल रहे हो। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी जिस समय सरकार ने यह आदेश दे दिया कि बाउंड्री फ्रीज कर दो। बाउंड्री फ्रीज का मतलब है कि अब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना कोई नया पुलिस स्टेशन बनेगा, ना कोई नया जिला बनेगा, ना कोई तहसील बनेगी। उस आदेश के 3 महीने बाद आप कार्यक्रम शुरू कर सकते हो। सरकार की अभी तक कोई भी ऐसा बाउंड्री फ्रीज करने का आदेश नहीं आया है। इसका मतलब 30 सितंबर तक तो भूल जाओ, क्योंकि आने के 3 महीने बाद शुरू होता है, तो 30 सितंबर तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इस साल 30 जून तक इस जनसंख्या इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब देखिए कब होता है ये सारी की सारी चीजें। अब 2024 में इलेक्शन है, तो उस समय नहीं हो पाएगा। अब सवाल बनता है कि नहीं हो पाता है तो नुकसान क्या होता है। अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में मैंने आपको एक्ट बता दिया। कौन सा एक्ट है? सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 है, जिसके अंदर हम इस प्रकार से काम करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत इसको करवाया जाता है। 1951 से सेंसस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एडॉक बेसिस पे करवाया जा रहा था। सेंसस के लेकर के इंडिया एक्ट बना हुआ है। आर्टिकल 246 के अंदर यह विषय मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहां तक ही हो गई। अब साहब, सेंसस का ना होना और डिले होने के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो क्या होती है? सबसे पहले, जब भी कोई सरकार नीति बनाती है ना, तो उन नीतियों को लागू करने में बड़ी दिक्कत आती है। जब सरकार को यही नहीं पता कि किस जिले में कितनी जनसंख्या निवास करती है, या किस राज्य में कितनी जनसंख्या निवास करती है, किस उम्र वर्ग की है, उसमें बुजुर्ग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितनी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे, उनके लिए नीति निर्धारित कैसे करेंगे? तो चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, पॉलिटिकल मिस इंटरप्रिटेशन। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत किसके साथ होती है? हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन एसटी एससी की जनगणना जरूर करवाती है। ऐसी स्थिति में उनका जो रिप्रेजेंटेशन मिलने की संभावना है उसमें भी परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि जब उनकी संख्या में परिवर्तन होगा तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ भी सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार के द्वारा जनगणना में जो देरी की जा रही है उसके बड़े नुकसानों के अंदर यह बड़ा नुकसान है। तीसरा, आप में से कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे माइग्रेटरी वर्कर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जॉब करने जाते हैं। जॉब करने गए लोग कितने हैं, सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि माइग्रेंट्स वर्कर्स का कोई डेटा इकट्ठा किया ही नहीं गया है।
ये भी जनगणना से ही निकल कर आता है। जब सरकारों के द्वारा घर घर में सर्वे करवाए जाते हैं तब पता चलता है कि कौन कहां से आकर के काम कर रहा है। तो माइग्रेंट वर्कर्स का भी उसी से अंदाजा चलता है। ऐसी स्थिति में ये जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, इन सबको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनगणना समय पर नहीं होगी तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी। जो लोग हैं जो कि मतलब अपेक्षित हैं सरकारी पॉलिसीज के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से निर्भर हैं, उनको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की चैलेंजेस से बहुत सारा नुकसान होगा। माइग्रेंट लेबर के बारे में सरकार के द्वारा जल्दी नीतियां नहीं बन पाएंगी। ठीक है, इसके फायदे हमको क्या मिलते हैं अगर जनगणना होती है? सबसे आसान फायदा होता है कि हमें एक ऑथेंटिक डेटा मिल जाता है। अभी हम यूएन के डेटा पर चल रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 हो गई है। हमारे पास कोई अपना डेटा नहीं है, मतलब डोर टू डोर कंप्लीट किया हुआ डेटा हमारे पास नहीं है जिससे हमें पता चले। दूसरा, डिमार्केशन आसान हो जाता है। सरकार के द्वारा जिन्हें सहायता देनी है, अनुदान देना है, वो आसानी से इंप्लीमेंट हो जाता है। ये सारी चीजें हैं जो टाइमली बेनिफिट के रूप में निकल करके आती हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये बात समझ में। क्या जातीय जनगणना होगी? नहीं, बिहार के अंदर जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की मना की हुई है। ठीक है, भारत के अंदर पहली रेगुलर आजाद भारत के अंदर 1951 से शुरू हुई थी। उम्मीद है आप सभी जानकारी को ये समझ में आ जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।